हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे भाई आज। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। लेक्चर नंबर 18 में क्या पढ़ के आए थे हम? लेक्चर नंबर 18 में बोले तो हेज का नियम पढ़ के आए थे। ठीक सर, इम्पोर्टेंट था भाई। हेज का नियम हम पढ़ के आए। लेक्चर नंबर 18 में क्या था सर? हल्के हाथों से अपने पेज निकाल लीजिए भाई, जो अपन कल पढ़ के आए थे। देखिए भाई, इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन होता था वो बिल्कुल इक्वल होता था। ठीक है, चाहे उसे किसी भी परिस्थिति में अपन संपन्न कराएं, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच का मान तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति। मैंने आपको बताया था कि जो भी अभिक्रिया ऊष्मा का मान होगा वो स्थिति पर निर्भर करेगा, उसके पथ पर नहीं निर्भर करेगा। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था, एक रिएक्टेंट है जो एक प्रोडक्ट में चेंज होता है, क्रियाकारक हमेशा उत्पाद में चेंज होता है। तो इसके जाने के दो रास्ते थे। एक तो आप सिंपल एक ही पद में चल जाओ, एक ही पथ में चल जाओ, जिसको आपको प्रक्रम फर्स्ट बोला था, जिसके लिए डेल्टा एस थी। ठीक सर। और दूसरा रास्ता जिसमें ए पॉइंट पर जाओगे, फिर बी पॉइंट पर जाओगे, फिर बी से आप प्रोडक्ट में बनोगे। ठीक है सर। इसमें पथ दो थे, इसका डेल्टा H1 था, इसका डेल्टा S2 था, इसका आपने डेल्टा S3 मान लिया था। फिर हमने बोला था हेस का नियम अपन से ये कहता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिक्रिया ऊष्मा का संपूर्ण मान होता है वो समान होता है, चाहे उसे एक रास्ते से जाओ चाहे दूसरे रास्ते। केवल और केवल स्थिति पर निर्भर करता है, वो कितने टुकड़ों में संपन्न हो रही है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो हेस का नियम बोलता है, तो ये पहले प्रक्रम की ऊष्मा किसके बराबर होगी? दूसरे प्रक्रम की ऊष्माओं के बराबर होती है। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, यही आपका हेस का नियम होता है भाई। अपन ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल करा था एक, जैसे अपन ने सबसे पहले कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी थी। ठीक सर। फिर उसके बाद हमने प्रक्रम सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के दो रास्ते बताए थे। पहले तो कार्बन में हाफ O2 मिला दी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनी तो उसमें वापस से हाफ O2 मिला दी। फिर अपन ने दोनों की ऊष्माओं को ऐड करा तो अपन के पास प्रक्रम फर्स्ट की ऊष्मा का मान आ जाता है, जो कि सिद्ध करता था कि हेस का नियम अपना क्या बोलता है? प्रक्रम फर्स्ट की ऊष्मा प्रक्रम सेकंड की ऊष्माओं के योग के बराबर होती है। तो यही अपना क्या था सर? हेस का नियम था। तो उसके बाद अपन लेक्चर नंबर 19 पे चलेंगे। लेक्चर नंबर 19 में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन लिखिए, बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। ठीक सर। देखते हैं क्या कहती है बंधन ऊर्जा अपन से। आंसर में लिखिए, किसी भी यौगिक के एक मोल को अपने अवयवी परमाणुओं में वियोजित करने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक सर। देखिए क्या है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी यौगिक के कोई सा भी आपको कंपाउंड दे रखा है तो उसके एक मोल को, ठीक है सर, यौगिक आप कुछ भी आप जानते हो सर, अणुओं से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, आप मान लो NaCl ले लिया भाई। ठीक है, तो ये पूरा एक कंपाउंड है, NaCl एक पूरा यौगिक है। ठीक है सर। तो NaCl में इसके पूरे यौगिक के
एक मोल को अपने अवयवी परमाणु में वियोजित करने के लिए। अब आप देखो इस पूरे कंपाउंड में कौन कौन से परमाणु हैं, इस पूरे यौगिक में कौन कौन से परमाणु हैं। एक तो आपको Na जिसे आप सोडियम बोलते हो, और दूसरा आपका Cl जिसे आप क्लोरीन बोलते हो। तो किसी भी यौगिक के एक मोल को, इस पूरे यौगिक कितना है सर, ये इसकी वैल्यू है अपने पास 1 मोल। इस पूरे यौगिक के एक मोल को अपने अवयवी परमाणुओं में, आप इनको इस पूरे यौगिक में अणुओं को, इन परमाणुओं को वापस से तोड़ना चाहते हो, अवयवी परमाणुओं में वियोजित करना चाहते हो। इसके लिए आप जो भी इसको ऊष्मा प्रदान करोगे, जो भी आप इसको एनर्जी दोगे इन दोनों परमाणुओं को तोड़ने के लिए, तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो ऊष्मा में परिवर्तन आएगा, उसे आप क्या बोलते हो, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक सर, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन लिखिए भाई उसके लिए। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने पास, संभवन ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। संभवन ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। ठीक सर, संभवन ऊष्मा क्या होती है देखेंगे अपन। लिखिए भाई इसका आंसर, किसी यौगिक के एक मोल का अपने अवयवी तत्वों के निर्माण में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को ही संभवन ऊष्मा कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना भाई, संभवन ऊष्मा को। देखिए भाई डेफिनेशन क्या कहती है आपसे। संभवन ऊष्मा किसे कहते हैं, किसी यौगिक के एक मोल का, मतलब कोई एक यौगिक है जिसकी वैल्यू आपस से आपने कितनी ले ली, 1 मोल का, अपने अवयवी तत्वों के निर्माण में हुए, उस यौगिक से जो तत्व बन रहे हैं उनके निर्माण में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे आप संभवन ऊष्मा कहते हो। भाई सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा रॉकेट साइंस अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं देखी है, वैसे ही नहीं है रॉकेट साइंस, तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है भाई। ठीक है, देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन एक और, उदासीनीकरण ऊष्मा को भी परिभाषित कीजिए। क्या लिखा भाई, उदासीनीकरण ऊष्मा को भी परिभाषित कीजिए। आंसर लिखेंगे, आप जानते हो उदासीनीकरण किसे बोला जाता है, हम पढ़ के आए अम्ल क्षार वाले चैप्टर में, हमने कौन सी भाई 8th क्लास में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम आते हम बोलते थे, जब भी कोई अम्ल की, जब भी कोई क्षार से क्रिया कराते थे तो लवण प्लस जल का निर्माण होता था। कोई दिक्कत है क्या सर? ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बोलती थी अपन से 10th क्लास तक, जब भी कोई अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो यहाँ भी उदासीनीकरण है, लेकिन यहाँ पर नई टर्मिनोलॉजी यूज हो गई, ऊष्मा। लेकिन यहाँ पर आपको एक नया वर्ड देखने के लिए मिलेगा, उदासीनीकरण ऊष्मा। यहाँ ऊष्मा नया वर्ड जुड़ गया, तो इसी का मतलब ही ये ऊष्मा गतिकी से है। ठीक है सर, ये उदासीनीकरण किसकी है, ऊष्मा गतिकी चैप्टर के अपन पढ़े हैं। तो देखो डेफिनेशन का मीनिंग थोड़ा हल्का फुल्का मिलता जुलता रहेगा, बस 1-2 चेंज आएंगे, वो क्या आएंगे अपन देखेंगे। लिखिए सर, 1 ग्राम
तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से पूर्णतः उदासीन करने पर निकलने वाली ऊष्मा को ही उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अंडरलाइन। ठीक सर, क्या लिखा हमने लिखा उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित करना है, तो हमने डेफिनेशन लिखी 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से, यहाँ पर नया पद जो आपका यूज हुआ 1 ग्राम तुल्यांक, और यहाँ भी 1 ग्राम तुल्यांक। बात वही है, अम्ल को आप किससे उदासीन कर रहे हो? क्षार से उदासीन कर रहे हो, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखना 1 ग्राम तुल्यांक बोलना है, तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से पूर्णतः उदासीन कर दोगे, तो जो बाहर उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा होगी वही आपकी उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। स्टार पॉइंट डाल के लिखिए भाई। स्टार पॉइंट है आपके पास प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.67 किलो कैलोरी या 57.26 किलो जूल प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा, जब आप प्रबल अम्ल को 1 ग्राम प्रबल अम्ल को 1 ग्राम क्षार से जब आप उदासीन करते हो, तो क्या होता है, जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है जिसे आप उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हो, इस ऊष्मा का मान कितना प्राप्त होता है? 13.67 किलो कैलोरी, मतलब कैलोरी के अंदर ये मान होगा 13.67 और जूल के अंदर ये मान होगा 57.26 प्राप्त होता है। एक नंबर के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, या तो कैलोरी में पूछ ले या फिर जूल में पूछ ले, तो आपको दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है सर, होनी भी नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन लिख लो फिर इसी बात पे दिक्कत नहीं है तो। दहन ऊष्मा को भी परिभाषित कीजिए। दहन ऊष्मा को भी परिभाषित कीजिए। आंसर लिखिए। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का पूर्ण दहन करने पर होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को ही दहन ऊष्मा कहते हैं। देखिए भाई, क्या है आपके पास क्वेश्चन, दहन ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का, मतलब आपने पदार्थ ले रखा है,
उस पदार्थ की क्वांटिटी आपने ले रखी है 1 मोल। 1 मोल पदार्थ का आप पूर्ण दहन मतलब पूरी तरीके से आप उस पदार्थ को जला दोगे तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो कि ऊष्मा में परिवर्तन आएगा, वो उसकी दहन ऊष्मा कहलाती है। ठीक सर। अब यहाँ पर अपना जो अपन ने बड़ी बड़ी हेडिंग डाली थी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब अपन नई बड़ी वाली हेडिंग की ओर चल रहे हैं, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जैसे ही खत्म होगा आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक सर, लिखिए भाई हेडिंग ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बोले तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्लोड बोला जाता है भाई, शॉर्ट फॉर्म में स्लोड, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है सर, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से, 5 स्टार लगा लेना भाई। ठीक है, ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं इसको किसने प्रतिपादित किया, तो गिवन बाय क्लोसियस। ठीक है सर, क्लोसियस। ठीक सर, ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम देने वाले वैज्ञानिक उस्ताद का नाम था क्लोसियस। ठीक है सर, CLAUSIUS। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर पहला स्टार पॉइंट डालिए, लिखिए। इसके सम्मान में कुछ एक बातें लिखनी पड़ेगी जिससे आपको नियम को और अच्छा लगेगा समझने में। लिखिए सभी स्वतः प्रकर्म अनुत्क्रमणीय प्रकर्म होते हैं। सभी स्वतः प्रकर्म अनुत्क्रमणीय प्रकर्म होते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान से समझ लेना। स्वतः प्रकर्म, अब ये सर स्वतः प्रकर्म क्या होते हैं, तो बेटा इसके बारे में मैं आपको थोड़े से आगे लेक्चर में पता लग जाएगा। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है भाई, बड़ा ही अच्छा मीनिंग है। उस डेफिनेशन को अपन ने अपने लैंग्वेज में फिट करा तो बड़ा मजा आएगा, आगे आगे देखते जाइए भाई। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा। लेकिन जो ऊष्मागतिकी के अंदर जो भी आप स्वतः प्रकर्म देखोगे वो कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकर्म होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय से आप क्या समझते हो। आप जानते हो उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूं, यहां देखो सर, एक रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ A+B गिवन बाय C+D। ठीक सर, एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी और दूसरी लिखी A+B रिवर्सिबल वाला डायरेक्शन का निशान C+D। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों रिएक्शनों के अंदर। आप देख रहे हो कि A+B आपस में रिएक्ट करके C और D दे रहे हैं, तीर का निशान एक तरफ है, मतलब ये रिएक्शन केवल और केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी। AB से आप CD बना रहे हो, CD से आप AB दोबारा नहीं बना सकते। एक बार उत्पाद का निर्माण हो गया तो फाइनल तरीके से हो गया, आप दूसरी डायरेक्शन में वापस नहीं आ सकते। तो ये इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, मतलब जो दोनों दिशाओं में संपन्न ना हो वो अनुत्क्रमणीय होती है। और उत्क्रमणीय का निशान कुछ ऐसा होता है, इसका मीनिंग होता है AB से आप CD बना दोगे और CD से आप दोबारा AB बना सकते हो। ठीक सर, इसको अच्छी तरीके से अपने मगज में बिठा लेना भाई। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है, पहले ही पढ़कर आ चुके हैं अपन, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। ठीक है सर, सभी स्वतः प्रकर्म जो भी होते हैं ऊष्मागतिकी के अंदर वो अनुत्क्रमणीय प्रकर्म होते हैं। सेकंड स्टार पॉइंट लिखिए, स्वतः प्रकर्मों के कारण, स्वतः प्रकर्मों के कारण ही ब्रह्मांड की एंट्रोपी
लगातार बढ़ रही है। स्वतः प्रकर्म जितने भी होते हैं उसके कारण ही जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। सर ये एंट्रोपी क्या है? तो एंट्रोपी की सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हो, अव्यवस्था। क्या समझोगे? अव्यवस्था। एंट्रोपी का सिंपल मीनिंग होता है अव्यवस्था। ठीक है सर, जितने स्वतः प्रकर्म बढ़ेंगे उतनी अपने ब्रह्मांड की अव्यवस्था बोले तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक सर, थर्ड स्टार पॉइंट देखिए। थर्ड स्टार पॉइंट आता है, किसी भी एक ऐसी स्वचालित मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर करती है। इन वैज्ञानिक उस्ताद ने एक नई बात बताई थी सर ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम के ऊपर, किसी भी एक ऐसी स्वचालित मशीन का निर्माण करना संभव नहीं है। निर्माण यहाँ पे लिखा करना, ठीक है सर, किसी भी एक आप ऐसी स्वचालित मशीन का निर्माण नहीं कर सकते जो बाहर से बिना ऊर्जा लिए, बोले तो जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से, वो मशीन कोई बाहर से ऊर्जा न लिए, कोई किसका प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर करती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है या उसका अपन निर्माण ऐसा नहीं कर सकते जो बाहर से किसी भी ऊर्जा स्रोत से, कोई सा भी बाह्य स्रोत किसी भी रूप में हो। ठीक है सर, वो ऊर्जा स्रोत कुछ भी हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा मान लो आप, सौर ऊर्जा की प्लेटें अपन देखते हैं तो वो भी वर्क करती हैं, तो उनके लिए भी कौन से स्रोत की आवश्यकता होती है, सूर्य की आवश्यकता होती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कोई सी मशीन का निर्माण नहीं कर सकते जो बिना बाहर से ऊर्जा स्रोत अपने में क्या यूज करे बिना आपको क्या दे सके, ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर करती है। ठीक है सर, ये आपके पास आता है। इसके कुछ निम्न पॉइंट जो कि किसने दिए थे, क्लोसियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अब आप देखिए इसमें ही हेडिंग आएगी छोटी सी स्टार पॉइंट के रूप में हेडिंग, द्वितीय नियम का गणितीय स्वरूप। जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसका गणितीय स्वरूप लिखना है कि उसको मैथ्स की लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका स्वरूप होता है ds बराबर dq अपॉन टी। dq के नीचे छोटा सा आएगा रिवर्स। ठीक है सर, रिवर्स लिखाई में आएगा, रिवर्स को आप शॉर्ट फॉर्म में REV डॉट से भी बता सकते हो। ठीक है सर, ds इक्वल्स टू dq रिवर्स अपॉन टी। ये आपका क्या होता है, द्वितीय नियम का एक गणितीय स्वरूप फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, सिंपल सा होता है। इन सब के मीन मैं आपको नीचे बता देता हूं। देखिए सर, जो ds है उसे क्या बोलते हो, एंट्रोपी में अल्प परिवर्तन।
ठीक है सर। एंट्रोपी में अल्प परिवर्तन, ठीक सर, एंट्रोपी में अल्प परिवर्तन होता है डीएस का मतलब। डीक्यू का क्या मतलब होता है? तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय ढंग से टी केल्विन ताप पर अवशोषित ऊष्मा। ठीक सर, क्या लिखा हमने? जो Q है आप जानते हो Q का मतलब तो ऊष्मा होता है, तो dQ का क्या मतलब है? तंत्र द्वारा, जो इन सभी आप तंत्र यूज कर रहे हो उत्क्रमणीय ढंग से T केल्विन ताप पर, उसमें जो ताप होगा वो T केल्विन ताप पर अवशोषित ऊष्मा, मतलब तंत्र जो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है वो T केल्विन ताप पर होगी। ठीक है सर, ये हो गया आपका, इसकी दोनों के मीनिंग मैंने आपको बता दिए तीनों। डीएस का मतलब, जो डीएस होती है वो एंट्रोपी में अल्प परिवर्तन, एस का मतलब होता है एंट्रोपी। ठीक है सर, आप जानते हो एस को अपन किससे बताते हैं? एस का मीनिंग ही एंट्रोपी है। और ये डी का मतलब होता है, डी क्या मैथ्स में आता है सर, आप अवकलन पढ़ते हो, समाकलन पढ़ते हो तो स्मॉल डी भी पढ़ते होंगे, जो डी का मतलब होता है अल्प परिवर्तन। ठीक है सर, ये हो गया आपका। इसके नीचे एक और आप छोटी सी बात लिख दिए, परिमित परिवर्तन के लिए परिमित परिवर्तन के लिए मतलब बोले तो इस जो गणितीय स्वरूप आपने लिखा था इसके अंदर कुछ थोड़ा सा, ये तो अल्प परिवर्तन हो गया, हल्का सा नगण्य, ना के बराबर परिवर्तन में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन परिमित परिवर्तन कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी, ये वही रिवर्स वाला आएगा। ठीक है सर, ये आपका परिमित परिवर्तन के लिए यूज होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अल्प परिवर्तन के लिए तो ds बराबर डी क्यू अपॉन टी, जबकि परिमित परिवर्तन के लिए डेल्टा एस, आप जानते हो डेल्टा झोंपड़ी लगती है तो पूरा परिवर्तन हो जाता है, डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी रिवर्स, मतलब उत्क्रमणीय ढंग से टी केल्विन ताप पर अवशोषित ऊष्मा। यह आपका होता है ऊष्मा गतिकीय का द्वितीय नियम, जिसकी अपन ने सामान्य जानकारी देख ली भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आज के अपने लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।